अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नई महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाजरीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह की किरणें बेशुमार खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। हालात तो मुश्किल हैं, लेकिन इन मुश्किल हालात में भी हम दुआ करते हैं नाजरीन कि आपकी तमाम मुश्किलात जो हैं वो जल्द अज जल्द हल हो जाएं, ताकि आप आसानियों की तरफ जा सकें। इसी के साथ साथ पाक फौज को मैं सलाम पेश करना चाहूँगा, जो कि मौजूदा सूरत हाल को बड़े मुस्बत अंदाज में जो है वो नुमाइंदगी कर रहे हैं, और जहाँ पे सरहदों पे खड़ा होकर उनकी जान से हिफाजत की जाती है। सिविल इंतजामिया के शाना बिशाना भी मौजूद हैं, और सिविल इंतजामिया के ही नहीं बल्कि पुलिस एहलकार जो कि मुख्तलिफ जगहों पर नाके लगाए हुए दफ़ा 144 को इंप्लीमेंट करवा रहे हैं पूरे फैसलाबाद के अंदर, उनका भी साथ पाक फौज के जवानों और रेंजर्स की जानब से दिया जा रहा है। तो पाक फौज को सिटी न्यूज़ नेटवर्क और हन्नान बुखारी का सलाम, जो कि अपनी जानों की परवाह किए बगैर हमारी दिन रात में मेहनत करके मुशक्कत करके हमारी हिफाजत करते हैं। इसी के साथ नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे मसाइल हैं जो कि जन्म ले रहे हैं। फैसलाबाद के घंटाघर, जिसे फैसलाबाद का दिल भी कहा जाता है, इसके अतराफ में जो 7 बाज़ार हैं उनको ख़ास तौर पे मरकज़ समझा जाता है, जो कि रीढ़ की हड्डी का किरदार भी अदा करते हैं मैशियत के अंदर, क्योंकि अहम कारोबारी मराकज़ उन 8 बाज़ारों में मौजूद है। चाहे कपड़े की होल सेलिंग की दुकानें हों, मोबाइल मार्केट हो, कारखाना सूतर का जो है कारखाना बाज़ार हो, मेडिकेशन के हवाले से चनियोट बाज़ार जो है वो फेमस है, बुक्स के हवाले से अमीपुर बाज़ार में फेमस है, कपड़े के हवाले से जो है वो भवाना बाज़ार जो है वो अहमियत रखता है। और इसी के साथ साथ बहुत सारे इस तरह के बाज़ार हैं जो कि अपनी अहमियत रखते हैं, और हज़ारों की तादाद में दुकानें हैं जो कि वहाँ पे मौजूद हैं। हज़ारों नहीं, लाखों लोगों का रोज़गार वहाँ से मुंसलिक है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बंद हो चुका है। ताजर बिलबिला रहे हैं। उनका कहना है कि गवर्नमेंट की तरफ से दुकानें खोलने की इजाज़त दी जाए, जो SOPs तय किए जाएंगे उनको वो फॉलो करेंगे, और ताकि मैशियत का पहिया जो है वो घूम सके। मौजूदा सूरत हाल पे गुफ्तगू करने के लिए आज खास तौर पे हमने असरार अहमद मुन्नी खान साहब को दावत दे रखी है अपने शो के अंदर। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और PP 111 से नून लीग के टिकट होल्डर भी थे। 50,000 से ज़ायद वोट इन्होंने लिए, तो एक बड़ी अमाउंट है। एक बड़े लोगों की नुमाइंदगी जो है वो कर रहे थे, चाहे सेकंड नंबर पे आए, लेकिन इसके बावजूद भी 50,000 से ज़ायद वोट लेना जो है, इसका मतलब ये है कि आप तकरीबन 50,000 से ज़ायद ख़ानदानों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। तो वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। पहला सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा, मौजूदा हालात के अंदर गवर्नमेंट जो इक़दामात कर रही है उसमें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत या आप सेटिस्फाई नज़र आते हैं इससे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका बड़ा मशहूर हूँ कि आपने मुझे मॉर्निंग शो में मुख्तसर बात करने का मौका दिया। जो इब्तदाइया आपने बयान किया है, ये मुख्तसर अल्फाज में आपने शहर की जो इस वक्त ये कोरोना की वजह से जिस कैफियत में लोग और कारोबारी लोग मुब्तला हैं, उसका आपने मुख्तसर जायज़ा पेश किया है। मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो सूरत हाल कारोबारी और जो छोटे जो ताजर हैं, दुकानदार हैं, उनके पास जो भी थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी अपनी रास की शक्ल में, वो एक तो पिछला 1.5 साला दौर, उसमें जो टैक्स के मामला, सेल टैक्स के जो इश्यूज थे, फिर रजिस्ट्रेशन के जो मामला थे, शनाख्ती कार्ड की जो शराइत थी, अभी वो प्रोसेस चल रहा था, और उसके ऊपर ताजर जो है वो बिल्कुल बड़ी मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे थे। तो उसके साथ ही फिर आगे ये कोरोना का सिलसिला हो गया। मैं बिल्कुल दावे के साथ भी, चूँकि मेरी रिहाइश भी शहर के अंदर, मैं चिनोट बाज़ार का रिहायशी हूँ, और जब पाकिस्तान बना तो हमारे बुज़ुर्ग यहीं पे आके आबाद हुए, और मेरे लिए ये बड़ी बायस फ़ख्र बात है कि जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से मैंने इलेक्शन लड़ा या पार्टी ने मुझे यहाँ पे इलेक्शन लड़ने के लिए टिकट दिया, तो मैं उसी इलाके में रहता हूँ। सारा दिन लोगों की बातें सुनते हैं, जो छोटे कारोबारी लोग हैं उनकी तकलीफ़ें देखते हैं। तो इस वक्त हालात ये बन चुके हैं कि उनके लिए अपने घरों में जो है वो मामला चलाने बहुत मुश्किल हो गए हैं। वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर थोड़े पैसे कमाने वाले लोग थे, कारोबार बिल्कुल उनका बंद हो चुका है। और जहाँ तक SOBs का ताल्लुक़ है, बड़े लोग जो बड़े कारोबारी अदारे हैं, जिनका एक्सपोर्ट का बिज़नेस था, जो बड़ी इंडस्ट्रीज़ के मालिक थे, उनका काम एक दिन के लिए भी बंद नहीं हुआ।
वो शुरू दिन से ही अपने मामलात को चलाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ बाकी के जो दीगर मामलात हैं आपके सामने हैं कि उसमें आहिस्ता आहिस्ता छोटी फैक्ट्रियों को भी, छोटे अदारों को भी, उनको भी इजाज़त देनी शुरू कर दी और उन्होंने भी अपने मामला चलाने शुरू कर दिए। तो जो सबसे ज़्यादा मुतासर तबका था, जिनके पास किसी किस्म का कोई और ज़रिया आमदन नहीं था, वो बेचारे अब ये कोरोना का जो सिलसिला है उसमें इस वक्त कैफियत उनकी ये है कि वो बेचारे मांगने पर मजबूर हो गए हैं। उनकी वो कैपेसिटी नहीं रही। मैंने ऐसी ऐसी शक्लों के बच्चे, जवान, ख़वातीन, वो इमदाद के लिए घूमती फिरती वो बच्चे और लोग नज़र आ रहे हैं जो मैंने कभी आज तक नहीं देखे थे। बड़ी तकलीफ की बात है। मेरा चूँकि ट्रांसपोर्ट का बिज़नेस है, मैं अपनी एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी हूँ, तो ट्रांसपोर्ट के हवाले से हमारा कारोबार बिल्कुल बंद है। मेरी अपनी ज़ाती बसेस हैं, उनके ड्राइवर, उनके कंडक्टर, बुकिंग क्लर्क, वर्कर, गाड़ियाँ धोने वाले, मैकेनिक, ये तमाम लोग बेचारे उनकी जिस तरीके से मदद कर रहे हैं, ये अल्लाह का और मदद करने वाले का मामला है। मैं तो समझता हूँ कि इसकी तशहीर भी नहीं करनी चाहिए। और हुकूमत के अलावा मैं समझता हूँ कि आम आदमी अगर एक कोई नुमाइंदा किसी इलाके का है या किसी जो है हल्के का है, तो वो मुमकिन ही नहीं है कि वो चाहे हुकूमत में हो या चाहे अपोजिशन में हो, वो अपने पूरे हल्के को उनकी मुआशी जो तकालीफ हैं उसका अजाला कर सके। अच्छा, एहसास प्रोग्राम भी गवर्नमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया है। ये कहा जाता है बहुत सारे लोग नाराज हैं इस चीज से कि जिनको दिए जा रहे हैं पैसे उससे ज्यादा मुस्तहिक तो हम हैं जिनको पैसे नहीं दिए गए। 2 वक्त की रोटी उनके घरों में मौजूद नहीं, फाका काट रहे हैं। इसी के साथ साथ आपको यह भी बताता चलूं नाज़रीन के फैसलाबाद के आर्टिस्ट बहुत सारे जो कि तकरीबन 200 से ज़ायद आर्टिस्ट हैं, थिएटर्स बंद होने की वजह से वो परेशान हैं, बेहाल हैं और घरों के अंदर उनका कहना है कि वो फाका काट रहे हैं। उनको किसी किस्म का जो है वो एहसास प्रोग्राम में रिलीफ नहीं मिला। और ये भी आपको बताता चलूं कि बहुत सारे उनमें तो डेली वेजेस के जो है फनकार थे उनको भी नहीं मिले। उनमें से बहुत सारों का ताल्लुक आपके हल्के से भी है, शहर के दीगर हल्कों से भी है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? लोगों के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो सामने आ रहे हैं एहसास प्रोग्राम को लेकर। आपने देखा होगा कि घंटाघर सुबह जो है ना मज़दूर इकट्ठे होते हैं, वहाँ से वो अपना अपना काम जो शहर में तामीराती काम चल रहे होते हैं तो वहाँ पे वो मज़दूरी के लिए चले जाते हैं। फिर ये फैसलाबाद इंडस्ट्रियल सिटी है, पावर लूम से लेके बड़ी से बड़ी इंडस्ट्री जो है, ये मेरी नज़र में इकनॉमिक हब है इस मुल्क का, मैनचेस्टर है। यहाँ पर जो लोगों की कैफियत है वो अल्फाज में बयान नहीं की जा सकती। और जहाँ तक हुकूमत के रिलीफ पैकेज का ताल्लुक है, इसको भी बांटने का जो सिलसिला शुरू हुआ बहुत देर हो चुकी है। लोग बेचारे अब उनकी सकत नहीं रही, तो जो बांटने का कोई तरीक़ाकार या 12,000 रुपये जो है वो एहसास प्रोग्राम के तहत देने का जो सिलसिला है, वो भी सिर्फ लोगों को मैसेज आ रहे हैं और वो बेचारे धक्के खाते, कोई किसी को समझ नहीं आ रही कि क्या सिलसिला होना है। अब आप खुद देखें कि हुकूमत, ये पहली दफ़ा हुआ कि हमारी जो ड्यू पेमेंट थी IMF की और बाकी जो जिन बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हमने मुल्क की इकॉनमी की बेहतरी के लिए कुछ कर्जे वगैरह लिए हुए थे, वो तो 1 साल के लिए मुलतवी हो गए। जो किस्त हमने देनी थी, कोरोना तो अब आया है, वो सारे का सारा जो पैसा उनको किस्त की शक्ल में अदा करना था वो, और उसके साथ जो हमें अब भी इमदाद की शक्ल में मुख्तलिफ जगहों से पैसे आए हैं। और इसके साथ साथ जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो भी मुखय्यर हजरात को कह रहे हैं कि जी आप पैसे दें, सब कुछ करें। मांगने का और वावेला करने का और अपनी जो है जो इस वक्त हुकूमत की जो पोजीशन है उसका प्रचार ज़्यादा है, लोगों को रिलीफ ना होने के बराबर है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एक हल्का हमारा ये जो सूबाई हल्का है, ये तकरीबन 2.5 से 3 लाख, 2.25 लाख से 3 लाख, ये मेरे वाला हल्का सबसे बड़ा है, ये तकरीबन कोई 27 यूनियन काउंसिलों का हल्का है। और बाकी जो हल्के हैं वो भी कोई 14, 15, 16, 17, 18 यूनियन काउंसिलों के हल्के हैं।
अच्छा, यहाँ पे मैं ये आपसे बात करना चाहूँगा कि आपकी गवर्नमेंट भी तो रही, मुस्लिम लीग नून के अगर बात की जाए, शहबाज शरीफ वज़ीर आला रहे, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म रहे, आपके दौर के अंदर भी तो बहुत सारे तरक्याती काम होने थे जो कि होने चाहिए थे। आखिर क्या वजह थी कि आज हमारी कौम को दुनिया के आगे हाथ फैलाना पड़ रहा है? कौन से ऐसे इकदाम थे जो कि उस दौर में नहीं किए गए? अगर मौजूदा हुकूमत पे सारा पुलंदा डाला जाए तो ये भी गलत होगा। कुछ फ़राइज़ जो थे वो पिछली गवर्नमेंट के तो भी बनते थे, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखें, हमारे मुल्क में तकरीबन जो है ना, वो जब गर्मी की आमद होती है तो सैलाब की तबाहकारियाँ भी साथ शुरू हो जाती हैं, क्योंकि पानी की मैनेजमेंट का कोई उस तरीके का निज़ाम हमारे मुल्क में अभी नहीं, और मुआशी बदहाली की बिना पर ये सारा सिलसिला आपके सामने है। जितने भी, चाहे वो डेंगी की वबा फैली थी, चाहे वो सैलाब ज़दगान की इमदाद का था, चाहे वो ये जो ज़लज़ला आया था, आपके सामने है कि मुस्लिम लीग नून ने अपने हर दौर में लीडरशिप दिखाई थी, काम करके दिखाया था। आज आप सड़कें देख लें, जब से ये हुकूमत आई है, एक सिंगल पैनी किसी पैच वर्क के ऊपर भी खर्च नहीं हुई। पूरा शहर जो है वो खंडरात का समा पेश कर रहा है। किसी सड़क के इतने इतने बड़े गड्ढे पड़ चुके हैं, गाड़ियों की हाँ आपके सामने है। और रोज़ आप शहर की, क्योंकि आपका चैनल ही जो है वो शहर की और ख़ास तौर पे इस पूरे डिवीज़न की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर दिखाता है। आप खुद, हर बंदा जो है वो इस वक्त, मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा मुनसिफ तो वो खुद ही कंपैरिजन कर लेता है। आप देखें कि इस वक्त शहर की हालत क्या है। अच्छा, वैसे हमारे मुल्क का मसला जो है वो सिर्फ और सिर्फ सड़कें ही नहीं है। इसके हवाले से अगर बात करें, सेहत के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, मौजूदा हुकूमत को अगर आप कंपेयर करें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत से, आपको फ़र्क कहाँ पे नज़र आता है? कैसे आप डिफाइन करेंगे कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने बेहतर काम किया है? सर, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप केपी के में तो पिछले 5 सालों की हुकूमत रही, अब भी तकरीबन पौने 2 साल 2 महीने रह गए हैं, 25 जुलाई को इलेक्शन हुए थे। तो वहाँ का आप कंपैरिजन देख लें, जितने हॉस्पिटल, अपने शहर का मुआवजा कर लें। फैसलाबाद एशिया का सबसे बड़ा जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल है वो फैसलाबाद में बना है। फैसलाबाद के जितने हॉस्पिटल हैं उनकी आप क्रेडिशन देख लें, उनमें जो बुनियादी जो वहाँ पर आवाम के लिए जो सहूलियात हैं, रिलीफ है, वो आपके सामने। दवाइयाँ मियाँ शहबाज शरीफ साहब के ज़माने में, उनके टाइम पे जब वो चीफ मिनिस्टर थे और मियाँ साहब ऊपर प्राइम मिनिस्टर थे, आप देखें मुफ्त दवाई मिलती थी। खुदा की कसम, अपने घर से बाहर निकलते हैं, लोग कहते हैं हमें पैसे ना दें, खुदा के लिए या हमें दवाई दे दें। मेरे ये जो केयर फार्मेसी वाले हैं, मेरा क्लास 12 है जिसके भाई हैं जिनकी ये केयर फार्मेसी है यहाँ पे, उसने कहा कि शुगर पेशेंट, जो हार्ट पेशेंट हैं, जिनको गुर्दों के प्रॉब्लम है या जिगर के मामला हैं, वो तकरीबन हर महीने का जब आगाज़ होता है तो महीने की मेडिसिन अपनी ले जाते हैं। उसने कहा कि मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि पहले महीने की ये मेडिसिन दिया करते थे, दवाइयों के रेट 3 गुना, यानी 200 रुपए की जो मेडिसिन थी वो 650-700 रुपए की मेडिसिन हो गई थी। और जो पहले महीने की इकट्ठी दवाई लेते थे वो पहले 15 दिन पे आए, फिर 1 हफ्ते पे आ गए। ये कोरोना से पहले मैं फौतीदियों के लिए हल्के में को फौतीदगी हो जाती थी तो फिर लोग ये अच्छा महसूस करते हैं और लोगों के गम में शरीक भी होना चाहिए। तो हजवेरी टाउन और ये जो छोटी आबादी हैं, यहाँ पर खुदा की कसम सूरत हाल करियाना वाले ये बताते थे कि पहले हफ्ते का लोग राशन लेते थे, फिर लोग दिहाड़ी के राशन पे आ गए, और अब कभी आज तक किसी ने ये सोचा नहीं था कि कोई पाव सब्जी भी लेगा। अब लोगों की कैपेसिटी ये पाव सब्जी लेने की हद तक है। मैं आपसे, और फिर आपका ये जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आप मुझे बताइए आपकी मुआशी जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। ये पढ़े लिखे लोग, और जो मैं समझता हूँ कि मुआशरे में एक जो है वो लोगों की तकालीफ को उजागर करते हैं और मुआशरे के दुख दर्द को दूसरे तक पहुँचाने का ज़रिया बनते हैं। आप खुद देखें क्या हालत क्या है। वो बेचारे बेरोज़गार हैं, डाउन साइजिंग हो रही है, और आपका चैनल हर जगह पर, इसके बावजूद कि ये इतने मसाइल के बावजूद, मैं समझता हूँ कि इस दौर में चैनल को चलाना या किसी अखबार को चलाना, उसको
उसको चलता रखना ही बहुत बड़ी, मैं समझता हूं कि ये बहादुरी की बात है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और मुश्किलात बेतहाशा हैं जिनको टैकल कर रहे हैं और करेंगे भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला। लेकिन इस चीज़ की हदायत दे तमाम उन अफसरान को, जितने भी वजीर हैं उनको भी, कि इस मुल्क को चलाने के लिए इसके साथ सिंसियर हो जाएं, ताकि ये मुल्क जो है वो तरक्की की पटरी पे चढ़ सके। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे इसरार अहमद मुन्नी खां, जो कि पीपी 111 से मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर भी थे, मुस्लिम लीग नून के रहनमा भी हैं। उनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे मौजूदा सूरत के हवाले से। आपका ताल्लुक एक ऐसे हल्के से है जिसके अंदर फैसाबाद का दिल आता है, मेरी मुराद फैसाबाद के घंटाघर से। इसके अतराफ में बहुत सारे ताजर थे, और अगर कोरोना से पहले की सूरत हाल पर बात की जाए, ताजर तो बिलबिला रहे थे, पहले ही हड़तालों पे जा रहे थे, शनाख्ती कार्ड की शर्त हो या टैक्सीज की पॉलिसियां गलत हों, इसके हवाले से ताजिर काफ़ी परेशान नजर आते थे, और मुल्क गिर हड़ताल उनकी जानब से चलाई जाती थी। उसके बाद अब कोरोना का इशू आ गया है। आप क्या समझते हैं, मौजूदा हुकूमत को कोई रिलीफ तो देना चाहिए टैक्सीज के ऊपर ताजरों को, ताकि वो अपनी मुआशी सूरत हाल को बेहतर कर सकें? मैं ये समझता हूँ कि ये कोरोना इस वक्त ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये कुछ मुख्तर मुद्दत के लिए इस बीमारी की वजह से इनकी को थोड़ी बहुत जो है ना वो फेस सेविंग समझ लें। फेस सेविंग भी क्या, यानी ये इस वक्त थोड़ा अपने आप को बचाने की तरफ बड़े हैं, ध्यान डाइवर्ट कर रहे हैं, तवज्जो डाइवर्ट हुई है। अदरवाइज कोई हालत नहीं है, कोई सिम्मत नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। मुंतखब नुमाइंदे किसी भी हलके के बंदे को मिलते नहीं हैं। और जो आपने अभी प्रोग्राम के दौरान आपने बातें की कि इस वक्त जो लोगों की ख़ास तौर पे ये जो शादी हाल है, इसके साथ साथ ये पोल्ट्री की जो सनत है, वो इस वक्त बहुत बड़े बहरान का शिकार है। मैं समझता हूँ कि किसी तबके को, किसी से आप बात करके देख लें, खुदा की कसम उनकी इस कदर बुरी हालत है, लोग रो पड़ते हैं, ऐसे ऐसे अपनी कैफियत बयान करते हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। और मैं आपको हकीकत बताऊं कि अगर इसी तरीके से गवर्नमेंट ने अब कोई थोड़ा बहुत भी इसके ऊपर तवज्जो ना दी, या कोई एसओपी, जैसे आपने कहा कि तमाम लोग एसओपी के ऊपर अमल करके जो है महदूद तरीके से एहतियाती तदाबीर के साथ अपना काम करना चाहते हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि वो इनके साथ ऑन बोर्ड होकर ऐसा कोई जामे मंसूबा बनाए ताकि लोगों का रोज़गार का सिलसिला, वो 1 रुपए की भी भीख नहीं मांगना चाहते, वो करके खाना चाहते हैं। इस मजबूरी के आलम में जब आप उनको घरों तक महदूद कर देंगे, उनके पास जरिया क्या रहेगा, वो क्या करेंगे? मैं इस कदर खौफनाक सूरत हाल है क्राइम की। ये जेल रोड जहाँ पर तमाम जो इंतज़ामिया, जो हुकूमती अदारों के जो सरबराह जहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, वहाँ पर फिलिंग स्टेशन पुलिस की वर्दियों में लूटा गया है। इसके साथ साथ डकैती, राजनी इतनी हो रही है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। अच्छा, मौजूदा सूरत हाल के अंदर अगर मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट होती तो आप क्या इकदाम उठाते जिससे ताजरों को भी रिलीफ मिलता, आम आवाम को भी? मैं ये समझता हूँ कि देखें, इस वक्त ट्रांसपोर्ट बंद की हुई है। मैं एक मिसाल देता हूँ, जो मेरा अपना शोबा है, ट्रांसपोर्ट बंद की हुई है। अब जितनी टैक्सी कारें हैं, वो लाहौर के लिए जो मुसाफिर 250-300 रुपये में लाहौर बैठ के जाता था, वो अब टैक्सी कार वाले 4 से 5 मुसाफिर, 4 मुसाफिर बैठाते हैं, एक चलाने वाला होता है, वो 5 मुसाफिर बैठाकर 800 रुपये 700 रुपये किराए के ऊपर लाहौर लेके जा रहा है। कराची तक वो टैक्सी कारें जो हैं वो बंदों को कैरी कर रही। भाई, लोग जिनके पास खाने के लिए नहीं है, वो बामरे मजबूरी किसी से कर्ज लेके, किसी की मिन्नत करके, किसी से भीख मांग के, वो बेचारे डबल ट्रिपल किराए देने पे मजबूर हैं। देखें, हमेशा जब भी कोई वबा आती है या किसी किस्म का कोई जैसे ये था अपना सलाह के दिन थे या इस किस्म के और मामला, कोई आफत आती है, तो उस आफत में लोगों को रिलीफ देने के साथ साथ लोगों का रोजगार चलाने के लिए कोई तरीकाकार बनाया जाता है, उसके ऊपर जो है वो तवज्जो दी जाती है। यानी स्ट्रेटजीज गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई सिमत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लोगों को घर के ऊपर
महदूद कर दिया। अब पूरी दुनिया खुलनी शुरू हो गई है। अमेरिका जैसे मुल्क में जिसमें अमवात जो हैं वो 40,000 को क्रॉस कर चुकी हैं, और वहाँ पर मेरे अपने अजीज़ हैं, मेरी जो बेटी है उसके ससुर, उनका भी कोरोना से वहाँ पे अमेरिका में न्यूयॉर्क में इंतकाल हुआ है। तो मैं आपको बताऊं कि वहाँ पर भी जो है दुनिया के मामला ऐसा ऐसा चलने शुरू हुआ है किसी तरीकाकार के साथ। यहाँ पर कोई समझ नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। और मैं आपसे एक अर्ज़ करूँ कि इंशाअल्लाह ताला रमज़ान की आमद है, मेरा अल्लाह इसके लिए भी जो है वो मेरा अल्लाह ही रिलीफ देगा इंशाअल्लाह, वही इस वबा से हमारी जान छुड़ाएगा। मैं हकीकत बताऊं कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर अवाम की बेहतरी के लिए ना कोई सिमत है, ना उसका तयन है, और ना ही कोई उम्मीद नज़र आ रही है। लोग मायूस होते जा रहे हैं, और इससे पहले भी मायूस हो चुके थे। अब इस वबा को हैंडल करने में बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, और किसी किस्म का कोई रिलीफ मैसेज आ रहा है सिंगल पेनी नहीं। मैंने तो जितने लोगों से मेरी मुलाकात हुई है, किसी को मिले होंगे खुश नसीब को, और जिनको कहीं मिलते भी हैं वो भी इतनी तजलील से, इतनी उनकी तजलील और बेतौकीरी हो रही है कि वो आप सोशल मीडिया के ऊपर रोज़ आप देखते होंगे कि लोगों के साथ क्या हो रहा है। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि अब भी कुछ थोड़ा सा, यहाँ तक कि अपनी हठधर्मी का ये आलम है, जब कोई तकलीफ आती है तो उस वक़्त हुकूमत जो होती है, हुकूमत एक माँ का किरदार अदा करती है। अब हम इतना बड़ा, पूरी दुनिया में इतना बड़ा ये बहरान आया हुआ है, इतनी बड़ी वबा आई हुई है, लाखों लोग दुनिया से जा रहे हैं और बेशुमार जो है इस वक्त इस तकलीफ का शिकार हैं। हम जमातों को यूनाइट नहीं कर सके, हम एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे नहीं हो सके। हुकूमत ने इनको बुलाना था। यानी आप देखें कि इमरान खान साहब इस मुल्क के वज़ीर आज़म, उन्होंने उस मीटिंग में मुख्तसर सी अपनी बात करके तो उस मीटिंग में दूसरों की राय सुनना भी गवारा नहीं की। और आज तक ना कौमी असम्बली का ना सेनेट का कोई इजलास नहीं बुलाया गया, इसके ऊपर कोई मुश्तरका लाएमली बनाया गया। भाई भले आप अपनी मर्जी करें, कम से कम लोगों की बात तो सुन लें कि वो आपको क्या तजावीज़ देते हैं, और फिर कम से कम कौम को भी पता चले कि आप क्या कर रहे थे, उनकी तजावीज़ क्या थी, कमी कहाँ पर है। देखें, दीवारों से भी लोगों ने ये जो पुरानी बातें हैं, जो कहावतें हैं, मिसालें हैं, कि सलाह जी वो कंध नाल भी कर लेनी चाहिए। तो कम से कम को थोड़ा सा बंदा को मशवरा ही कर लेता है किसी के साथ। और कई दफ़ा तकलीफ़ के उस जो है ना मरले में आपको एक आम आदमी भी अच्छी राय देता है, अच्छा मशवरा देता है, जो उस तकलीफ़ से गुजर रहा होता है। तो ये बदकिस्मती से ये आशना ही नहीं है लोगों की तकालीफ का, इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि इस वक्त लोग किस कैफियत में से गुजर रहे हैं। और अगर इन्होंने कोई रिलीफ का सिलसिला ना किया, खुदा ना करे कि लोग अगर बाहर सड़कों के ऊपर आ गए और ये छीना झपटी का सिलसिला शुरू हो गया, तो फिर ये कोई उसको कंट्रोल नहीं कर सकेगा। तो अभी भी इनको होश के नौखन लेने चाहिए। आखिर क्या वजह है ये जितने भी लोग हैं, सियासतदान हैं, सबको एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं लाया जा रहा है? कोरोना का मसला ऐसा है जिससे हमने एक कौम बन के जो है वो लड़ना है। टाइगर फोर्स बनाई जा रही है, बलदियाती नुमाइंदों को बहाल नहीं किया जा रहा, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि बल्दियाती जो नुमाइंदे भी हैं वो कोई इम्पोर्टेड तो नहीं है ना, वो भी हमारे शहर के बासी हैं, लोगों ने उनको मुंतखब किया है, बेसिक डेमोक्रेसी है। जब आप पूरा मनसूबा बना लें कि जी हमने इलेक्शन कराने हैं, आपने अपने सूबे में तो बल्दियाती इदारे ख़त्म नहीं किए, दीगर सूबों में भी, बलूचिस्तान में अपना टर्नओवर पूरा करने के बाद जो है वो बल्दियाती इदारे अपना टर्नओवर पूरा किया उन्होंने। यहाँ पर आपके सामने है भाई, कम से कम वो बल्दियाती अदारे जो फंक्शनल थे, उनकी नुमाइंदगी थी, उनके पब्लिक में रूट थे। आपने रिलीफ भी अगर देना था तो उन्होंने अपने घर तो नहीं ले जाना था, अपनी जो फरिश्तें देनी थी उसके मुताबिक था। वो कम से कम को लोगों को तसल्ली, को हौसला, को किसी की मदद, को इमदाद, वो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर था नीचे, उसके बगैर मुमकिन ही नहीं है। कराची में भी इस वक्त वहाँ पे MQM भी और ये जो सिंध हुकूमत भी है, उन बल्दियाती अदारों के ज़रिए से वहाँ पर वो काम चल रहा है। हालांकि कराची जितना बड़ा शहर है वो बहुत से मुल्कों से बड़ा शहर है, बिल्कुल। तो इसके बावजूद वहाँ पे बड़े अच्छे उन्होंने स्टेप लिए। अच्छा, आप क्या जाने से पहले आप क्या पैगाम ऑडियंस को देना चाहेंगे जो आपको सुन रही हैं,
क्योंकि एक मुस्बत पैगाम देना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से और दीगर चीज़ों के हवाले से, क्या पैगाम देना चाहते हैं? मेरा पैगाम तो यही है कि अभी भी कुछ ख्याल करें। चले दीगर जमातों के साथ आपकी को मुखालफत होगी या आप इंतकाम की आग में भरे हुए हैं, इंतकाम की आग भरी हुई है, जो भी है, वो कम से कम अवाम तो इस मुल्क की अवाम है, ये हमारी बहन भाई हैं। को इस मुसीबत की इस घड़ी में कुछ उनका सोच लें, कुछ उनके बारे में जो है वो ख्याल करें। और आम जो छोटा कारोबारी है उसके रोज़गार के चलाने का, अब यहाँ आप देखें मेडिसिन मार्केट, हमारे बाज़ार में मेडिसिन मार्केट खुली है, किताबों की दुकानें अब खुल चुकी हैं, लेकिन जो छोटे जो कपड़े वाले हैं या छोटे छोटे जो कारोबारी लोग हैं उनका काम बंद है। और फिर शटर, आधा शटर खुला है, पुलिस का डाला वहाँ से गुजरता है, शटर बंद कर देते हैं, 4 बंदों को उठा के ले जाते हैं, फिर वो चले जाते हैं। फिर वो मजबूरी के आलम में क्या करें मुझे बताएं। जब आपके घर में बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं होगा तो वो बेचारे क्या करेंगे। इसलिए अभी भी तमाम जो है वो सियासी जमातों के साथ, मकामी जो सियासी जमातों की लीडरशिप है, इंतज़ामिया को चाहिए, चलें अगर खान साहब लोगों को फेस करने से घबराते हैं तो कम से कम डिवीजन लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपस में कोई मिल बैठकर कोई इसका लाएमल बनाए। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और लाएअमल तश्कील देना चाहिए ताकि इस मुसीबत से हम एक हजूम नहीं बल्कि कौम बढ़ के लड़ सकें। तो बहुत शुक्रिया असरार अहमद मुन्नी खान साहब आपका, आज आप शो के अंदर आए, शो की जीनत को बढ़ाया। तो नाज़रीन इसी के साथ एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। जिन्होंने ज्वाइन किया है, हमारे साथ मौजूद होंगे डॉक्टर मोहम्मद सलीम जो कि रीजनल मैनेजर हैं ब्रूक अस्पताल बराए हैवानात फैसलाबाद के, और उनके साथ डॉक्टर अली जुनैद कम्युनिटी एनिमल हेल्थ ऑफिसर हैं। आप दोनों को वेलकम करते हैं शो के अंदर। नाज़रीन जैसा कि आपको पता है लॉकडाउन की वजह से जहां बहुत सारी मुश्किलात इंसानों को उठानी पड़ रही है, वहां पे हैवानात का भी बहुत बुरा हाल है, क्योंकि तमाम तर दुकानें जो हैं वो बंद हो चुकी हैं, चाहे उनके चारे की हों या इस तरह की दीगर चीज़ों की। तो उसकी वजह से जहां इंसानों को मुश्किलात पेश हैं, उसी के साथ साथ हैवानात को भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं जो कि फेस करनी पड़ रही हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद सलीम साहब मौजूद होंगे, उनसे पूछेंगे, क्योंकि ब्रूक अस्पताल के अंदर ये वहाँ पे मौजूद भी हैं, रीजनल मैनेजर भी हैं उस पर। तो पूछेंगे कि कौन सी मुश्किलात हैं जो कि जानवरों को वहाँ पे पेश आ रही है। बताइएगा आखिर क्या प्रॉब्लम्स हैं लॉकडाउन की वजह से जो आपको और अस्पताल के अंदर जो जानवर मौजूद हैं उनको फेस करना पड़ रही? सबसे पहले तो मैं सिटी41 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस सिचुएशन में एक ऐसा टॉपिक जो डिस्कस करने के लिए रखा है जो आम लोगों से थोड़ा सा हट के है। ब्रूक हॉस्पिटल का जो बुनियादी काम है वो है ऐसे लोगों के साथ, ऐसे लोग जो जिनका लेवलीहुड या रोज़गार है वो जानवरों के साथ मुंसलिक है, उनकी वेलफेयर करना, जानवरों की वेलफेयर करना, उनकी देखभाल करना, उनका सारा काम करना है, वो ब्रूक का बेसिक और बुनियादी पर्पज़ है। ब्रूक ये सारे काम इस सिनेरियो में इसलिए भी कर रही है कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मोहम्मद बशीर एक रेडी वाला है जो गुलाम अहमदाबाद में रहता है। उसकी रोज़ाना की जो रूटीन काम था कि वो सुबह उठता, अपने जानवर की सफाई करता और अपने जानवर को चारा चारा खिला के अपने रोज़गार के लिए निकल पड़ता। आजकल लॉकडाउन है, अब वो ना अपने काम पे आ सकता है, ना वो अपने बीवी बच्चों के लिए रोज़ी कमा सकता है। तो इन हालात में दो काम हो रहे हैं, एक तो वो खुद परेशान है, उसके पास जो रोज़गार नहीं है, दूसरा अब उसका जानवर जो उसको एक सेहतमंद रहने के लिए रोज़ाना चारा चाहिए, जाना खुराक चाहिए, तो वो भी उसको मिलना मुश्किल हुई है। तो हो क्या रहा है कि हम जो गवर्नमेंट हैं या अदर NGOs हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने फोकस किया हुआ सिर्फ उस मोहम्मद बशीर को, लेकिन उसके जानवर को किसी ने फोकस नहीं किया हुआ। तो ब्रूक हॉस्पिटल ने ये सोचा कि जब ये लॉकडाउन ख़त्म होगा या ये कोरोना की वबा क्लियर होगी तो उस मोहम्मद बशीर को काम करने के लिए एक सेहतमंद जानवर भी तो चाहिए होगा, तभी वो अपनी रूटीन के काम करके अपनी रोज़ी कमा सकेगा। अगर उस दौरान ये जो 1 मंथ का है उसके जानवर को केयर ना की गई, उसके जानवर की देखभाल ना की गई, तो आफ्टर 1 मंथ जो उसको एक सेहतमंद जानवर नहीं मिल सकेगा।
और फिर उसका निज़ाम तो और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। तो इन हालात में ब्रुक हॉस्पिटल ने ये काम का बेड़ा उठाया और सारे निज़ाम को बेहतर करने के लिए हमने एक जानवरों की जो वेलफेयर के लिए है एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई कि इस ड्यूरिंग इसने आपने इसको कैसे देखभाल करनी है। रोज़ाना में इसको अगर आपने सुबह थोड़ी सी इसको वॉक करानी है, इसको सब चारा खिलाना है, वक्त पे पानी देना है, ये सारे वो काम हैं जो हमने एक अवेयरनेस की सूरत में उस मालिक को मुहैया किए। साथ साथ हमने ये भी एक प्रोग्राम बनाया कि आजकल हालात बहुत सख्त हुए हैं कुछ और ये जो रेडी बान होते हैं ये इतने सरमायादार में नहीं होते, ये डेली का काम करने वाले होते हैं। 400-500 रुपये की इन्होंने दिहाड़ी कमानी होती है और उसके बाद उन्होंने 200-250 रुपये खुद खा लेना है, 200-250 रुपये जानवर को खिला देना होता है। आजकल ना तो कहीं से रोज़गार मिल रहा है, हर जगह दुकानें बंद हैं और जब दुकानें बंद हैं तो उनको जो उनके रोज़ाना की अर्निंग है कुछ 400-500 रुपया वो भी नहीं मिल रही, तो वो जानवरों को कहाँ से खिलाएं। इन हालात में ब्रुक ने एक प्रोग्राम बनाया कि हम इन जानवरों के राशन का कुछ बंदोबस्त करें। हमने एक प्रोग्राम बनाया कि हम जो उन जानवरों के मालिकान हैं उनके साथ मिलकर एक राशन मुहैया किया जाए ताकि ये जानवर भी सेहतमंद रह सकें और जब ये सारी सिचुएशन क्लियर होती हैं तो उनको अपनी रोज़मर्रा काम करने के लिए एक सेहतमंद जानवर भी मिल सके। और इसके साथ साथ हमने उनको भी एक हिफाजती प्रोग्राम के तहत अवेयरनेस देनी शुरू की कि आप लॉकडाउन के दौरान ना सिर्फ अपने बीवी बच्चों का बल्कि अपने का एक सफाई का इंतज़ाम रखें। जो हमारा प्रोग्राम होता है कि हम उनको जो गवर्नमेंट की हिदायत हैं कि रोज़ाना अपने हाथ साबुन से बार बार साफ़ करें, अब अपने मास्क पहने, तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अब ब्रुक ने अपनी कम्युनिटी के लोगों को सैनिटाइज़र्स बनाकर तकसीम किए और साथ साथ उनको मास्क बना कर दिए कि अपने काम के दौरान अगर आप कहीं हैं तो ये मास्क का इस्तेमाल करें और हाथों को सैनिटाइज़र से भी साफ़ करें। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ना अपने नाज़रीन को ये भी बताना चाह रहा था कि ये वो लोग हैं जो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, आम लोगों से थोड़ा सा इनका इल्म कम होता है तो इनको इन चीज़ों का ज़्यादा एहसास नहीं होता। लेकिन ये सिचुएशन ऐसी है कि इनको भी हमने ये अवेयरनेस देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये भी एक पाकिस्तानी है, पाकिस्तानी कौम है और हमारे मुल्क का ये भी सरमाया है। इसी तरह उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी बीवियाँ और बहनें इस तरह काम करती हैं। तो ये सारा निज़ाम को बेहतर करने को ब्रुक ने अपनी कम्युनिटी को छोड़ा नहीं, उनकी कम्युनिटी के साथ हमेशा से उनको साथ रखा और काम करना शुरू किया बेसिकली। बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। हमारे साथ डॉक्टर अली जुनैद भी मौजूद हैं, कम्युनिटी एनिमल हेल्थ ऑफिसर हैं, तो उनसे भी इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आप क्या कहेंगे, कम्युनिटी के अंदर जो जानवर मौजूद होते हैं वो भी तो इग्नोर हो रहे हैं। जिस तरह से बहुत सारे लोगों को राशन की ज़रूरत होती है, मुखैर हजरात अमदाद तो कर रहे हैं, लेकिन एनिमल्स का ध्यान कौन रखेगा? इसमें हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है? इसमें देखें ना जी, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि जैसे हम एक ब्रुक फलाही इदारा है, हमने क्या किया है कि देखें जैसे लॉकडाउन हो गया, हर चीज़ बंद हो गई, जैसा कि अभी भी आपसे बात हुई कि जो है ना हमारी जो ज़्यादातर लोग हैं जो वर्कर्स हैं वो डेली वेजेस के ऊपर काम करते हैं। अब ज़ाहिर बात है ना तो काम हो रहा है तो ना ही उनके पास आ रहा है राशन वगैरह। फिर हमने क्या किया, इसमें जो हमारा रोल ये था कि हमने जो था ना भट्ठा का मालिक था जिसके ऊपर एक जानवर काम कर रहे हैं, हमने कुछ उनसे रिक्वेस्ट की कि यार आप कुछ उनके देखें ना, आप साहिब हैसियत हैं तो क्योंकि ये लोग गरीब हैं, क्यों ना आप प्लीज़ इनको थोड़ा सा इनकी हेल्प आउट कर दें, तो इनको राशन के बैग दे दें, क्योंकि लॉकडाउन तो है, उनके पास तो पैसा नहीं है कि कैसे वो अपने जानवर के लिए करें। मज़ीद जो है ना हमारा एक रेफरल सिस्टम है जो हर एक कम्युनिटी में हमने डिस्प्ले किया हुआ है, जिसे हम रेफरल सिस्टम कहते हैं। उसमें जो इस इलाके के जितने भी है ना प्रैक्टिशनर, हमने उनका नाम, फ़ोन नंबर और पिक्चर दी हुई है ताकि जो हर बंदा ना बवक्त ज़रूरत उनको कॉल करके अपनी अब जो है ना ज़रूरत पूरी कर सके। तो इसमें हमने क्या किया, देखें ना बीमारी तो किसी वक्त भी आ सकती है, लॉकडाउन में भी आ सकती है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, हम उनसे ना थ्रू टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट में हैं जो हमारे जो है ना AHPs एनिमल हेल्थ प्रैक्टिशनर जो उस इलाके के लोकल्स हैं, क्योंकि लॉकडाउन है, हमारा भी वहाँ पे पहुँचना कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे हम नहीं पहुँच सकते लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि ट्रांसपोर्ट भी बंद है, सारा कुछ है। तो फिर हम उनसे थ्रू टेलीफोनिक कॉन्टैक्ट, क्योंकि वो जो है ना उस इलाके के बिल्कुल करीब तर होते हैं, फिर वो वहाँ पर जा रहे हैं, वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं हेल्थ के सिस्टम को लेके। और जो है ना उनसे भी हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार आप देखो पूरा साल इनसे लेते हो, फीस वगैरह चार्ज वगैरह करते हो, तो प्लीज़ काइंडली सरकार जारी करे तो आज अपने चार्जेस कम अगर इनका भी
डॉक्टर मसलीम की तरफ मैं दोबारा चलूंगा। ये बताइए कि बहुत सारे लोग जो हॉस्पिटल आते हैं या रेडी बनाते हैं, उनको अवेयरनेस देने की जरूरत होती है, क्योंकि हर शख्स की ग़िज़ाई ज़रूरत होती हैं, उन जानवरों की भी ज़रूरत होती हैं। तो इस वजह से ब्रुक हॉस्पिटल की जान से उनके लिए अवेयरनेस सेमिनार का इनकाद किया गया हो या कुछ बताया गया हो उनको? जी, हम बाकायदगी से उनको अवेयरनेस देते हैं। तो जिस तरह आजकल लॉकडाउन में होता है कि हम जो सोशल डिस्टेंस है वो रखना बहुत ज़रूरी है, तो हम 4 से 5 लोगों का ग्रुप जो है इकट्ठा करते हैं और फिर उनको एक का फासला रख के उनका इंतज़ाम करके हम उनको ना ख़ास तौर पर उनकी ग़िज़ाई जानवरों की ग़िज़ाई ज़रूरियात के मतलब रोज़ाना जो उनके पानी की ज़रूरियात है उसके मतलब या उनकी सफाई है उसके मतलब जो है वो एक मुकम्मल अवेयरनेस प्रोग्राम देते हैं। और इसमें हमारे जो डॉक्टर्स हैं जैसे डॉक्टर अली जमील है आपके साथ, वो ये इसका कम्युनिटी है के लोगों के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशन है और ये इसका काम बेसिकली यही है कि वो अवेयरनेस दें इनके साथ बैठ के। हम बिल्कुल अवेयरनेस देनी चाहिए, इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद हम दोबारा डॉक्टर मोहम्मद सलीम की तरफ चलेंगे। अच्छा ये बताइएगा डॉक्टर साहब, ब्रूक हॉस्पिटल जो है उसका जानवरों की जानब बड़ा रुझान है और बड़ी ध्यान रखी जाती है। आखिर इस कार खैर के लिए किस तरह से आपके जहन में आइडिया आया, या हॉस्पिटल जो मैनेजमेंट है उनके जहन में, या जो इनके मालिक हैं उनके जहन में किस तरह से ये आइडिया आया, किस तरह से इसे चलाना शुरू किया? ब्रुक हॉस्पिटल बेसिकली बनी ही वर्किंग एनिमल के लिए। ये तंजीम 1934 सन 1934 से काम कर रही है और पाकिस्तान में ये 1991 यानी कि 1991 से काम कर रही। इसका सिर्फ एक ही पर्पज़ है कि जो वर्किंग एनिमल हैं उनकी वेलफेयर की जाए। ये एक्चुअली एक इनडायरेक्ट तरीका है कि हम वो लोग जो जिनका रोज़गार इस जानवरों से मुंसलिक है उनकी वेलफेयर की जाए, उनकी खिदमत की जाए, उनको साथ हेल्प की जाए। क्योंकि कोई भी ऐसा नहीं होता जो लोग जानवरों के साथ अपना रोज़ी कमाते हैं, अगर उनका जानवर बीमार हो जाए तो वो खुद से कोई काम नहीं कर पाते। जैसे मैंने आपको पहले मिसाल दी कि मोहम्मद बशीर जो गुलाम अहमदाबाद में रहता है, उसका सुबह काम होता है कि वो मुख्तलिफ आयरन मार्केट में जाता है, वहाँ से अगर कोई इसको आप रोज़गार के सिलसिले में कोई एक काम मिलता है तो वो करता है, रास्ते में कोई और काम मिलता है तो वो करता है। यानी कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जिस दिन उसका गधा बीमार है वो खुद से कोई काम कर पाए। उसको काम करने के लिए एक सेहतमंद गधा ज़रूरी है। अब वो 500-700 की जो दिहाड़ी कमाता है वो गधे के साथ ही कमा रहा है। तो ब्रुक हॉस्पिटल का यही काम है कि हम उस गरीब आदमी को जिसका रोज़गार जानवर से मुंसलिक है, तो हम उस जानवर की इस तरह का निज़ाम बनाया जाए कि वो उसको काम करने के लिए एक सेहतमंद जानवर मुहैया कर सकें, उसको मैसर हो। ये हमारा जो ब्रुक हॉस्पिटल का 3 प्रोजेक्ट्स हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक हम भट्ठों पे काम करते हैं, भट्ठों पे जो जानवर हैं वो ईंटें उठाते हैं, ईंटें लेके जाते हैं और ईंटों का सारा जो कारोबार। एक इसी तरह जो मुख्तलिफ मंडियाँ हैं जैसे आयरन मार्केट है, टिम्बर मार्केट है या गल्ला मंडी, इनमें जो काम कर रहे होते हैं जानवर उनके साथ काम करते हैं। इस तरह एक हमारा वो कोल माइन का प्रोजेक्ट है जिसमें हम कोल माइन में जानवर काम कर रहे होते हैं, उनकी इस तरह वेलफेयर करते हैं। तो मैं बार बार यही बात करूँगा, अब जो गला मंडी में काम कर रहा है या जो पट्टे पे काम कर रहा है, जब वो बीमार हो जाएगा गधा, कभी ऐसा आपने देखा है कि एक मालिक आज रोज़ी कमाने के लिए गाड़ी जो रेडी है उसके अंदर खुद से लग के कहीं लेके जाए? नहीं, उसको एक सेहतमंद जानवर चाहिए। तो ब्रुक ने एक ऐसी अप्रोच अपनाई कि सारे जो लोग हैं वो फोकस करके बैठे हुए हैं ह्यूमंस पे या इंसानों पे। ये भी बहुत अच्छी बात है, ह्यूमन भी होगा तो तभी जानवर, लेकिन कोई ऐसी तंजीम नहीं है या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो इन जानवरों पे भी फोकस कर सके। मैं आपको पहले भी मैंने कहा कि जब ये लॉकडाउन क्लियर होगा, ये जो वबा क्लियर होगी, तो फिर उसको फिर भी काम करने के लिए एक सेहतमंद गधा चाहिए होगा, तो वो कहाँ से आएगा? पाकिस्तान में या मैं अभी फैसलाबाद की बात करूँ तो 1,48,000 लोग हैं ऐसे जिनका डायरेक्ट रोज़गार है इस गधे के ऊपर। यानी 1,48,000 जानवर भी होंगे? 1,48,000 जानवर भी होंगे। अभी और ये जो लोग हैं तो इनका फैमिली साइज सबसे बड़ा होता है। 1,48,000 फैमिलीज हैं
जो इनका रोज़गार इस गधे के साथ मुंसलिक। अगर इनका फैमिली साइज हम देखें तो 5 से 6 लोगों का होता है। अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो तकरीबन 8 से 9 लाख लोग बन जाते हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस गधे के सर पे अपना उनका निज़ाम चल रहा होता है। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हमने सिर्फ इग्नोर किया होता है, कभी हमने फोकस ही नहीं कर पा रहे होते। तो ब्रुक हॉस्पिटल ने ये एक ऐसा काम शुरू किया है कि हम अपने इस लोगों को इस तरीके से भी मदद कर सकते हैं कि इनको कहीं मांगना ना पड़े। जब ये लॉकडाउन खुले, इनके पास एक रोज़गार का ज़रिया मैसर हो, वो अपने जानवर के साथ काम करें और अपना जो रोज़गार है वो कमाएं, अपने बीवी बच्चों को पालें। ये एक ऐसा सिस्टम है जो जिसमें उसकी इज्जत भी है। उसने अपने हाथ से काम किया, अपने हाथ से उसने गधा को चलाया, ये सारा, तो उसमें इसको एक इज्जत भी मिलती है। उसकी जो इज्जत नफ्स पे कोई हर्फ नहीं आ रहा होता है कि वो किसी से मांग नहीं हो रहा होता, किसी के आगे हाथ नहीं फैला रहा होता है, अपनी मेहनत करता है, मजदूरी करता है और वो बड़ा खुश ज़िंदगी गुजारना चाहता है इस सिलसिले में। तो इस सारे निज़ाम को हमने एक सस्टेनेबल बनाने के लिए, एक लॉन्ग रन करने के लिए हमने ये अवेयरनेस का, राशंस का, उसकी इलाज मालजे का, ये रेफरल सिस्टम डॉक्टर साहब ने आपको, इस सारे निज़ाम को चलाया ताकि वो इस अपने जो सर्कल है उस सर्कल को मेंटेन कर सके और चला सके। अच्छा, मैं डॉक्टर जुनैद की तरफ चलना चाहूँगा। डॉक्टर साहब ये बताइएगा, बहुत सारे लोग होते हैं उनको पेट्स पालने का शौक तो होता है, वो रख भी लेते हैं, लेकिन उनकी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी नहीं कर पाते, उनको खाना ठीक तरीके से नहीं खिला पाते, जिसकी वजह से वो कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं और बाज़ औक़ात तो भूख की वजह से जान भी चली जाती है कई जो एनिमल्स हैं उनकी। तो आप उनके लिए क्या अवेयरनेस पैगाम देना चाहें? देखें, जो होता है ना जी पेट एनिमल, स्वाशी हमसे कहते हैं कि कंपेनियन एनिमल है, आपका साथी है वो। तो एक तो जो जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है कि एक तो है जिसने भी पेट रखा हुआ है ना, वो तो उसकी काफ़ी केयर टेक करता है। स्पेशली आज का जो एक ट्रेंड भी पा रहा है, हमने बाहर से भी एक ट्रेंड अडॉप्ट किया हुआ है कि हर फैमिली में, बाहर के मुल्कों में ना 80 से 90% हर फैमिली में पेट एनिमल है। ऐसे अब पाकिस्तान में भी ये ट्रेंड काफ़ी जो है वो अडॉप्ट हो जा रहा है, हर फैमिलीज में पेट एनिमल रख रहे हैं, स्पेशली जो घरों में हैं। लेकिन कुछ 5 जगह ऐसी भी हैं जहाँ पर इसको जो आपका वाला प्रॉब्लम बता रहे हैं कि ये भी इशू है फीड को लेके। तो मैं तो इसमें यही कहूँगा जो जिसने भी पेट एनिमल रखा है, क्योंकि हम इसको कहते हैं कि कंपेनियन एनिमल, आपका साथी एनिमल है, तो इसकी हमेशा डाइट पे लाजमी फोकस करना चाहिए। कुछ ना कुछ हमारे घरों में भी ऐसा होता है जिससे हम इनकी जो है ना ग़िज़ाई ज़रूरियात ईजीली पूरी कर सकते हैं। तो इसलिए इसका इतना कोई एज इट इज़ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर हम थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है हमारी, जिससे हमारी इनकी भी वेलफेयर बिल्कुल बहुत अच्छी रहेगी। और इन जो हमारा ना ब्रुक के अंदर हम स्पेशली इक्वाइंस, जिसमें हॉर्स, डोंकी एंड म्यूल आता है, हमारा जो मेन फोकस है वो इन्हीं के ऊपर ही है। और इन रूटीन में भी जो है ना हम इन्हीं की डाइट के ऊपर, इन्हीं की मैनेजमेंट के ऊपर, जो हमारे बेसिक मैनेजमेंट प्रैक्टिस है, हम इन्हीं के ऊपर ना फोकस करते हैं। और इसी को लेकर जो हमारा एक इक्वाइन का ऑनर है, जैसे हॉर्स, डोंकी या म्यूल का ऑनर है, जैसे डोंकी कार्ट का ऑनर है, इसी को लेके हम इनको अवेयरनेस दे रहे हैं कि क्या आप भी इनकी डाइट का ख्याल रखो, इनके पानी का ख्याल रखो, इनकी जो साज़ो मरम्मत है उसकी ख्याल रखें सारा। इसी को हमारा जो मेन फोकस होता है। इसी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। डॉक्टर मोहम्मद सलीम की तरफ भी चलूँगा, आप क्या कहेंगे, बहुत सारे गधे खच्चर जो कि वर्किंग लोड बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनकी वजह से उनको चोट भी बाजुकात लग जाती है, तो उनकी टेक केयर किस तरह से आप करते हैं और जो उसका मालिक होता है उसे किस तरह से समझाते हैं कि इसकी वर्किंग कैपेसिटी कितनी है, कितना काम लिया जाए इससे? बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और यही ब्रुक का बुनियादी मकसद है कि हम अब देखें, एक गधा है उसकी एक कैपेसिटी है कि वो 5 मन लोड को उठा सकता है, लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है कि जो मालिक की मजदूरी है वो उस वज़न के हिसाब से है। यानी कि अगर वो 10 मन वज़न लेके जाएगा तो उसकी उतनी मजदूरी ज़्यादा बनेगी, 15 मन लेके जाएगा तो उतनी मजदूरी ज़्यादा बनेगी, 5 मन लेके जाएगा तो उतनी कम बनेगी। अब जो मालिक है वो थोड़ी सी लालच करता है, उसको पता होता है कि मैं आज अगर 500 रुपया कमाना है तो मुझे ये 20 मन लोड लेके जाना है, तो वो अपने जानवर की कैपेसिटी को नहीं मद्देनज़र रखता। तो ब्रुक हॉस्पिटल ने ये बहुत अच्छा काम किया है कि हम उसको ये समझाते हैं कि एक दिन के लिए काम तो नहीं करना आपने, ये आपके साथ लंबे अरसे तक चलना है इसने। अगर आज ही आप 20 मन इसके ऊपर वज़न डाल देंगे और ये गिर जाएगा, इसको चोट लगेगी और फिर ये इसको इंजर हो जाए तो ये काम करने के काबिल नहीं रह सका, तो फिर कहाँ से लाएंगे आप नया जानवर? आपको पता है कि एक गधे की कीमत इस वक्त मार्केट में कोई 50 से 60 हज़ार रुपये हो गई।
60,000 से ऊपर की कीमत हो गई है, और ये एक बड़ी अमाउंट है। अब एक गरीब आदमी के पास इतनी ही रकम होती है और ये उसके लिए एक बड़ा सरमाया होता है। तो हमने ये अवेयरनेस दी है कि ये आपका सरमाया है, आपका एसेट है, इसकी हिफाजत भी आपकी जिम्मेदारी। ये ठीक है कि आपकी मजदूरी कम बनी, लेकिन इससे गधे की ज़िंदगी बढ़ गई है। आप रोज़ाना इससे अच्छी रोज़ी कमा सकते हैं, तो इसके ऊपर उतना ही वज़न डालें जितना ये बर्दाश्त कर सकता। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने एक सोसाइटी बनाई है SPCA के नाम से, जिसका पर्पज़ भी यही है कि जो जानवरों के ऊपर जुल्म हो रहा है, जो ज़्यादा वज़न लादा जा रहा है, उनको वो ना सिर्फ रोकते हैं बल्कि उनका चालान भी करते हैं और उनको जुर्माने भी किए जाते हैं। तो ये गवर्नमेंट भी इसमें साथ दे रही है कि हम जानवरों की बेहतरी के लिए, उसकी वेलफेयर के लिए ऐसे निज़ाम को कायम किया जा सके जिससे उसकी लाइफ बढ़े, उस पर इतना जुल्म ना हो। लेकिन इसमें सबसे अहम रोल मालकान का ही होता है। तो मालकान के साथ बैठकर हम इनको एक अच्छा समझाने की कोशिश करते हैं और इसमें काफ़ी हद तक हमें कामयाबी भी हासिल हुई है। लोगों ने अंडरस्टैंड करना शुरू कर दिया है कि यार ये हमारा सरमाया है, इसकी हिफाजत भी हमने करनी है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अब अकॉर्डिंग टू उसकी कैपेसिटी जो है वो वज़न लादना शुरू किया है। और अब साथ साथ ये भी हुआ है कि पहले जो रेडी में जो व्हील था वो लकड़ी का था, तो उसमें ना वज़न बहुत कम उठाया जाता था, क्योंकि उसको गधे को खींचने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी, जोर लगाना पड़ता था। अब उसकी जगह टायर का जो है ना, रबड़ के टायर का व्हील आ गया है, तो उसमें थोड़ी सी फ्रिक्शन कम हो गई है, जिसकी वजह से अब गधे को इतना जो है ज़ोर नहीं लगाना पड़ता। फिर जो हमारी कारपेट रोड आ गए हैं, उस रोड पे भी उसको थोड़ा सा ज़ोर कम लगाना पड़ता है। लेकिन मैं कहूँ, फिर भी यही आपसे कहूँगा कि वज़न जो है वो जानवर की सलाहियत, उसकी कैपेसिटी के मुताबिक डालना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक 50 किलो का गधा है, 150 किलो का गधा है और उसके ऊपर आपने 1000 किलो वज़न डाला हुआ है। तो जितनी उसकी कैपेसिटी है उतना ही वो काम कर सकेगा। तो यही मैं अपने जो रेडी बान हैं, जो रेडी गधों के मालिक हैं, उनको भी यही आपके ज़रिए से ये पैगाम भी देना चाहता हूँ कि आप अपने जानवर की हिफाजत के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए उतना ही वज़न डालें जितना वो बर्दाश्त कर सके। अच्छा, बाज़ ये भी देखने को मिलता है कि जानवर को चोट लगी होती है, इसके बावजूद उससे काम लिया जा रहा होता है। क्या यहाँ पे आके अवेयरनेस की कमी है? उसको बर वक्त चेक क्यों नहीं करवाते? उनका ये ख्याल होता है कि खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। इस हवाले से क्या कहें? नहीं, ये भी आपने जो हमारे रूटीन का एक मैटर है उसका इशू उठाया है, और ये भी बहुत अच्छा इशू है, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि ये गरीब आदमी है, इसने रोज़ाना काम करना है और खाना है, और इस मामले में उसको कहीं से और सपोर्ट हासिल नहीं है कि वो कहे कि आज उसका जानवर बीमार हो गया है या उसको 3, 4, 5 दिन का रेस्ट चाहिए। जैसे हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमें चोट लग जाए तो हम 5 दिन का रेस्ट मिल जाता है, तो उसको ये निज़ाम अवेलेबल नहीं है। तो उसने काम करना है, तो वो रोज़ी कमानी है, तो खाना। बिल्कुल, उनको जो है आराम की ज़रूरत होती है, और आराम देने के बाद, उनकी मेडिकेशन के बाद उनसे काम लिया जाए, क्योंकि अगर आप अल्लाह ताला की मखलूक पे रहम करते हैं तो अल्लाह ताला आप पे रहम करेगा। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका भी, डॉक्टर जुनैद भी हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप शो के अंदर आए। तो नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के ब्यूरो चीफ हैं ज़फ़र डोगर साहब, और फैसलाबाद प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट भी हैं। मौजूदा सूरत हाल के ऊपर बड़ी गहरी नज़र होती है इनकी, चाहे वो सियासी मामलात हों, ज़िले इंतजामात के मामलात हो, या फिर पुलिस के जितने भी मामलात हैं शहर के अंदर, और इसके साथ साथ मुल्क के अंदर क्या चल रहा है। तो तज्जिया जो है वक्तन फ़वक्तन हम इनसे लेते हैं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन डोगर साहब की बड़ी स्ट्रॉन्ग है। तो सर, वेलकम करते हैं आपको शो के अंदर। रमज़ान आ रहा है सर, और ये कहा गया है कि ख़ास तौर पे मसाजिद को भी इजाज़त दे दी गई है कि इबादत जो हैं वो मसाजिद के अंदर की जाएंगी। कोरोना वायरस के भी हमले जारी हैं, तो ज़िलेई इंतज़ामात जो हैं उसके अंदर भी कहीं पे कमी कोताही भी नज़र आती है, और कहीं पे बहुत अच्छे इंतज़ामात भी नज़र आते हैं। आप क्या देखते हैं रमज़ान के अंदर इसके कितने चांसेस हैं बढ़ने के या कम होने के, क्योंकि लॉकडाउन में भी किसी हद तक नरमी की गई है? बहुत शुक्रिया हनान, ये बड़ा ज़रूरी था कि इस मौजू पे बात हो। ज़िले इंतज़ामिया बहुत सारे महाजों पे लड़ रही है,
बहुत सारी जगहों पे अच्छा भी जा रही है, बहुत सारी जगहों पे अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ये जो ख़ास तौर पे अब रमज़ानुल मुबारक की आमद है, इस पे मैं समझता हूँ कि ज़िले इंतज़ामिया शायद उस तरह से अच्छे अंदाज से अमल दरामद खुद ना करवा सके जब तक शहरी अमल नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी माशाल्लाह मसाजिद हैं और इतनी आबादी है फैसलाबाद की, सरकारी मशीनरी तो बहुत थोड़ी होती है। अब वो इस दौरान बाकी महाजों पे भी काम कर रही होगी, तो ये उनके लिए अमलन मुमकिन नहीं रहेगा कि वो हर मस्जिद में जाके हर जगह जाके चेक कर सकें कि किस मस्जिद में उस SOP पर अमल दरामद हो रहा है जो हुकूमत के साथ तय पाया है। तो इसमें मैं समझता हूँ उलमा इकराम की ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इंडिविजुअल्स जो शहरी हम हैं इनफरादी तौर पे, कि हमें ये सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट ने अगर इसकी इजाज़त दी है कि हम मस्जिद में जाके नमाज़ पढ़ सकें, तरावी अदा कर सकें और इसके साथ साथ नमाज जुमा पढ़ सकें, तो ये एक तरह की बहुत बड़ी सहूलत है। सहूलत मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि दुनिया के बेशतर ममालिक में इसकी इजाज़त नहीं है, क्योंकि जब इस किस्म की वबा होती है, फैलती है, तो हुकूमतों को इस तरह के इक़दामात करने का इख्तियार होता है कि वो आवाम की जान व माल की तहफ़्फ़ुज़ की खातर, नस्ल इंसानी की बका की खातर कुछ सख्त किस्म के उनको फ़ैसले करने का इख्तियार हासिल होता है। तो मैं समझता हूँ कि जो इंडिविजुअल्स हैं इनफरादी तौर पर लोगों को देखना पड़ेगा, बड़ों को देखना पड़ेगा, उलमा इकराम को, इमाम मस्जिद जो हैं और मस्जिदों की जो कमेटियाँ होती हैं उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो उन तमाम SOPs पर अमल दरामद करवाए कि मस्जिद एक सफ़ का दूसरी सफ़ से कितना फासला होगा, एक नमाजी का दूसरे नमाजी से कितना फासला होगा, ये चीज़ें तय कर दी गई हैं। और ये भी तय किया गया है कि आप नफल नमाज और सुन्नत नमाज घर पढ़ कर आएंगे, वज़ू घर से करके आएंगे और अपनी जाए नमाज साथ लेके आएंगे और मास्क पहनेंगे और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करेंगे, ताकि जहाँ इबादत करनी है, जहाँ बहुत सारे लोग जमा होने हैं, तो वहाँ ज़रूरी है कि हम एक दूसरे के जरासीमों से बचें। एक दूसरे की जो मुंह से निकलने वाली हवा होती है, ये कैरी कर रही होती है हमारे मुंह के जरासीम जो होते हैं उनको। तो यही फासला जो है उसको मेंटेन रखे बगैर हम इस कोरोना की वबा का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इबादत अपनी जगह, अल्लाह से दुआ मांगना बहुत ज़रूरी है। अल्लाह से गिड़गिड़ा के दुआ मांगें कि वो हमारी दुआएं कबूल करे और इस मुज़ी मर्ज़ से, इस वायरस से निजात दिलाए। लेकिन इंसान के ज़ुम्मे तदबीर करना है, तकदीर अल्लाह के हाथ में है, बेशक अल्लाह के हाथ में, तदबीर फ़र्ज है, तदबीर जो है उस पर वो क्या कहेंगे मौजूदा सूरत हाल में? लॉकडाउन तो अभी भी जारी है और रमज़ान भी आ गया है, लोगों की इमदाद गवर्नमेंट की तरफ से किस तरह से की जाएगी? एहसास प्रोग्राम की जहाँ से जो पैसे दिए जा रहे हैं, और वो तो एक मखसूस लोग हैं जिनको दिए जा रहे हैं, लेकिन जहाँ से कहा जा रहा है कि 25% से भी लोग ज़्यादा हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे आ चुके हैं, वो किस तरह से मैनेज करेंगे तमाम मामलात को? इन हालात में हनान, एक तो वो तबका है जो गुर्बत की जो लकीर से भी नीचे रह रहा है, एक लोअर मिडिल क्लास है, वो भी इस सूरत हाल में बेरोज़गारी की वजह से, कारोबार बंद होने की वजह से बहुत मुश्किलात का शिकार है। सफ़ेद पोश तबका है। हुकूमती इमदाद जो है वो यकीनन पहुंची होगी बहुत सारे लोगों तक, लेकिन अभी तो वो लोग ही इससे मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे जो पहले से रजिस्टर्ड थे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में। बेशुमार लोग ऐसे हैं जिन तक ऐसी इमदाद पहुंची नहीं, ना राशन उनको मिल रहा है, ना उन तक और किसी किस्म की सहूलत पहुंची है। अभी जो पंजाब गवर्नमेंट ने डाटा मांगा था कि जिनके बिल 1500 तक या 2000 तक या 3000 तक आते हैं, उनका डाटा मांगा गया था इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी से, लेकिन अभी तक उस हवाले से कोई ख़बर दोबारा सामने नहीं आई कि वो उस डाटे का क्या किया उन्होंने, क्या बिलों में रिलैक्सेशन देंगे, क्या करेंगे। तो गवर्नमेंट के एंड पे बहुत सारे काम होने वाले हैं जो अभी तक नहीं हो सके। गवर्नमेंट लॉकडाउन की पॉलिसी पर तो खैर यकीन नहीं रखती, क्योंकि वो समझ रही है कि लोगों को घरों में बैठा के खाना नहीं दिया जा सकता, राशन नहीं दिया जा सकता लंबे अरसे के लिए। इस पे बहुत सी तनकीद भी हुई है कि कम से कम 1, 1.5, 2 माह के लिए तो ऐसा करना ज़रूरी था, जब तक लॉकडाउन, जब तक कोरोना का शदीद ख़तरा है। उसके बाद जो है बेशक उसको नरम कर देते। लेकिन इस वक्त मिली जुली कैफियत है कि ना तो राशन सही तौर पे लोगों तक पहुंच रहा है, ना लोगों की मदद सही तौर पे हो रही है, बहुत शदीद मुश्किलात का शिकार है। सफ़ेद पोश जो तबका है वो तो बहुत मसाइल से दुचार है। गरीब तबका तो बहुत ज़्यादा इस वक्त महरूमियों में घिरा हुआ है, सब तक इमदाद नहीं पहुँच रही।
अब इस मरहले पे बहुत याद आते हैं बल्दियाती अदारे, कि बल्दियाती अदारे होते तो आज हर काउंसलर या चेयरमैन काउंसिल जो होता है उसको पता होता है कि उसके इलाके में जो लोग रह रहे हैं उनमें से किसी क्या मसला है। तो ये इसकी वजह से भी लॉस हो। तो मैं समझता हूँ कि है जो मशीन है वो ज़्यादा आए, वो बहुत से ध्यान रहे हैं। मैं मिसाल देता हूँ कि अभी जो पार्टी बनी है, आप जो लाइट हॉस्पिटल में उनके टेस्ट के बगल में 4,000 तक पहुँच और आइंदा चंद रोज़ में 10,000 तक टेस्ट करने की कैपेसिटी हासिल कर लेंगे। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि देखा जाए, अगर बताया जाए कि किए कितने जा रहे हैं, कैपेसिटी तो हासिल करते जा रहे हैं। अभी तो टेस्ट आपने शुरू ही नहीं किए बहुत सारी जगहों पे। मसलन जो फैसलाबाद की लेबॉर्ट्री एक्टिव हो गई है, आज के दिन तक वहाँ कोई टेस्ट नहीं हो रहे। और फिर वीसी साहब ने यह भी बताया कि 80 कम से कम सैंपल आएँ तो फिर हम वो किट को खोल सकते हैं, क्योंकि वो फिर किट ज़ाया हो जाएगी। अच्छा सर, इसका मतलब ये इंतजार किया जाएगा कि 80 पेशेंट्स इकट्ठे हों, जी देन जाके और फिर वो कि कौन आएंगे, कैसे आएंगे, कहाँ जमा होंगे। मसलन हम किसी पेशेंट का करवाना चाह रहे हैं, किसी का मुश्तबा मरीज कोई हो, जी इसका होना चाहिए, उनका एक कंसल्टेंट क्लियर करेगा और फिर 80 बंदों का वेट होगा कि कब वो 80 की तादाद पूरी हो, मुश्तबा इतने पेशेंट्स आएँ, और तब तक फिर में फैल जाएगा। तब तक फैल भी सकता है और तब तक वो पेशेंट भी मर सकता है। तो ऐसे में ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलामती तौर पर तो खड़ी कर दी गई, लेकिन उनका इस्तेफादा उनसे कब हासिल कर सकें, अवाम किस तरह कब मुस्तफ़ीद हो सकेंगे, ये भी अभी इसका कोई SOP कोई ऐसे सामने नहीं आया। अभी हमने खबर दी थी कि महकमा सेहत वालों का कहना है कि अभी तक हमें पंजाब गवर्नमेंट ने या जिनका मुतल्लिका हेल्थ केयर डिपार्टमेंट है उसने अभी अप्रूवल ही नहीं दी कि आप ये बायो लैब 3 लेवल की जो बनी है लेबॉर्ट्री यहाँ से फैसलाबाद वाली से वर्किंग कर सकें। हाँ, तो वो इजाज़त क्यों रुकी पड़ी है, किसने देनी है, क्यों नहीं दी जा रही, फिर 80 टेस्ट, ये मतलब बहुत सारा कुछ ऐसा है जो बस अपनी एक सेटिस्फेक्शन के लिए या लोगों की तनकीद से बचने के लिए कर दिया गया है। लेकिन अमलन सूरत हाल ये है कि अभी तक एक भी टेस्ट उस लैब में नहीं हो सका। अच्छा, ये बड़ी संगीन सूरत हाल है। अगर आप टेस्ट नहीं करेंगे, पता ही नहीं चलेगा कौन कोरोना का पेशेंट है कौन नहीं है, तो दिन ब दिन तो तादाद ऑटोमेटिकली बढ़ेगी और उस तादाद का पता भी नहीं चलेगा। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि ये टेस्ट आप कितने कर रहे हैं, ये बताएं ना कि गवर्नमेंट किस बुनियाद पर डाटा जो है वो शेयर कर रही है। टेस्टों की तादाद कैपेसिटी अगर बढ़ रही तो टेस्ट किए क्यों नहीं जा रहे। अगर रोज़ाना 4,000 कर सकते हैं तो रोज़ाना के 4,000 का फिगर आना चाहिए कि आज जो 4,000 हुए उसमें से कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव आए। अभी कैपेसिटी तो आप हासिल कर इस्तेदाद हासिल करते जा रहे हैं लेकिन टेस्ट नहीं हो रहे। सर, अगर नेगेटिव का नाम नहीं शो कर सकते, पॉजिटिव का तो शो कर सकते हैं। अगर 4,000 रोजाना की बुनियाद पे करें कि ये वो लोग हैं जो सेहतयाब हैं, जिससे मीडिया को भी पता चल सके कि वर्किंग हो रही है। ये अंधेरे में रख के सब कुछ किया जा रहा है। जब हम दूसरे मुल्कों की खबरें पढ़ते हैं कि फ़लाँ मुल्क में इतने पेशेंट हो गए कोरोना के, फ़लाँ में इतने पेशेंट हो गए, हम तो अपनी सही तादाद भी नहीं जानते। उसकी वजह यह कि हमने तो कभी आपने सुना है कि अब कितने लोगों के अब टेस्ट हुए हैं फैसलाबाद के? सर, सुना ही नहीं कभी। अब हम यही तो देखते हैं ना कि जी 36 हैं कोरोना के पेशेंट, आज कोई कोरोना का नया पेशेंट नहीं आया। अच्छा, भी आएगा कैसे जब आप टेस्ट ही नहीं करेंगे? जब आप टेस्ट नहीं करेंगे तो कैसे आप पता चलेगा कि वो नया पेशेंट है नहीं है, कितने और हैं कितने नहीं हैं। तो ये बड़ी एक मुबहम सी सूरत हाल है और एक इसमें कुछ ना कुछ छुपा हुआ है कि जैसे कुछ छुपाया जा रहा है, जैसे कि मतलब पेशेंट्स कोई भी अगर करवाना चाहे टेस्ट तो उसका होना चाहिए। जिसको थोड़ा सा भी शक है तो उसका क्यों नहीं किया जाता टेस्ट? भाई एक अलामात पाई जाती हैं किसी बंदे में और क्या आप उसके मरने का इंतज़ार करें? क्या बाकी लोगों तक फैलने का इंतज़ार करेंगे? तो ऐसे जनरल हॉस्पिटल गुलाम अहमदाबाद के हवाले से भी पता चला था कि वहाँ भी ऐसे पेशेंट्स लाए जा रहे हैं जिनकी हालत अच्छी नहीं है लेकिन उनके टेस्ट नहीं हो रहे। जब कंफर्म होंगे कि ये कोरोना की तशखीस होगी देन ही उनको वार्ड्स में मुंतकिल किया जाएगा। जब तक तशखीस नहीं होगी वार्ड में नहीं रखा जाएगा, पेशेंट बिलकता बिलकता मर जाएगा। जिम्मेदारी किसके सर जाएगी? बिल्कुल, ये पूछने वाली बात है और ये इनको बताना पड़ेगा। इसी तरह कुछ और भी ऐसे लैप्सेस हुए हैं कि जो कतरीना सेंटर है जो झंग रोड का, जहाँ से अब कंफर्म पेशेंट जो दुबई से आए थे उनको मुंतकिल किया जाना, जिनको पॉजिटिव रिपोर्ट थी जिनकी, उनको जब पारस सेंटर मुंतकिल किया जाना था तो
कुछ लोग उन्हें मिले हैं, कांटेक्ट में आए हैं। कांटेक्ट में आए हैं। अब वो बंदे वहाँ तक कैसे पहुँच गए? अब उन बंदों को अगर खुदा न खास्ता वो अफेक्ट होते हैं, इन्फेक्ट हो जाते हैं उनसे, तो अब अगर वो टेस्ट नहीं अपने करवाते, अगर वो क्वारंटाइन नहीं करते अपने आप को, तो वो कितने लोगों में फैलाने का बायस बनेंगे। इतना बड़ा ये सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, तो उसमें उमर मकबूल साहब को बताना पड़ेगा, जो सिक्योरिटी के ज़िम्मेदार हैं वहाँ सारे इंतजाम के, कि किस तरह वहाँ टीमें पहुँच रही हैं, उन लोगों से मिल रही हैं और किसी को पता भी नहीं चल रहा। तो ये ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो करने वाली हैं। तो सरेदस्त हमारा ये था कि रमज़ानुल मुबारक में हमें क्या ऐसा किया जाए कि जिससे खुदा ना करे कि ये तादाद कहीं बढ़ ना जाए। उससे बचने के लिए मैं समझता हूँ कि हमें हुकूमती SOP जो है उस पर अमल करना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट ने इजाज़त दी है कि मस्जिदों में जाके नमाज पढ़ सकते हैं, तो साथ हदायतनामा भी जारी किया गया, तो उस पे अमल दरामद वॉलंटरीली हमें खुद करना पड़ेगा। आखिर गवर्नमेंट हदायत जारी कर सकती है अपनी इस्तेदाद के मुताबिक, वो आपसे अमल दरामद करवाने की कोशिश कर सकती है। बहरहाल अमल दरामद तो हमने खुद ही करना है। तो अगर हमें अपनी ज़िंदगियाँ अजीज़ हैं, अगर हमें अपने बच्चों की, अपनी फैमिलीज़ की, अपने रिश्तेदारों की, अपने अजीज़ व अकारब की, अपने महल्लेदारों की ज़िंदगियाँ अजीज़ हैं, तो हमें ज़रूरी है कि हम उन हदायत पर अमल करें जिन पर अमल करते हुए हम कोरोना से बच सकें। बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं सर, और हमें मद्देनज़र रखते हुए ये तमाम चीज़ों को, तमाम हदायत को, मसाजिद के अंदर जाना चाहिए, अपने आप को सैनिटाइज करना चाहिए, अपना जाए नमाज लेके जाना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना चाहिए। इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद गुफ्तगू करेंगे उनके साथ मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, क्योंकि रमज़ान मुबारक आ रहा है। तो रमज़ान मुबारक के पाक महीने के अंदर जहां पे एक तरफ हमारे एक मुसीबत कोरोना वायरस की शक्ल में आन पड़ी है, अल्लाह ताला ने रहमतों का महीना भी भेज दिया है, तो रब के आगे दुआ करें, तौबा करें, तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह ज़रूर सुनेगा। डोगर साहब क्या कहेंगे? एक तरफ मुसीबत है, दूसरी तरफ रहमतों का महीना आ गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? मैं कहता हूँ कि देखिए, रमज़ानुल मुबारक जो है रहमतों बरकतों का महीना है, बहुत फजीलत वाला महीना है। हमारा तो ईमान है कि अल्लाह ताला हर चीज़ पर, हर शय पर कादिर है, बेशक, और कोई चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती अगर अल्लाह न चाहे। कोई आपका फ़ायदा नहीं कर सकता जब तक अल्लाह न चाहे। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल सलीम अता कर दी कि भाई आपने ये काम करेंगे तो इसका ये नतीजा निकलेगा, ये करेंगे तो ये नतीजा निकलेगा। हम पे फ़र्ज़ है कि हम राह रास्त इख्तियार करें। राह रास्त जिसे सिरात मुस्तकीम कहते हैं, उसके नतीजे में हम दुनिया में भी कामयाब होते हैं और आखिरत में भी अबदी कामयाबी भी हमारे मुकद्दर में लिख दी जाती है। ज़रूरी है कि हम वो तमाम दीनी, दुनियावी, उखरवी जो अहकामात अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाए हैं उन पर अमल करें। इस महीने में साफ़ सुथरे रहें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसार और कुर्बानी का जज्बा रखते हुए उस पर अमल करें। महज इबादत काफ़ी नहीं। देखें, एक जब अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि ए मोमिनो तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसा कि तुमसे पहले वाली उम्मतों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। यानी ताकि ये जो पहले जो फ़र्ज़ किए गए हैं और पिछली उम्मतों की मिसाल दी गई है, तो फिर ये बताया कि क्यों फ़र्ज़ किए गए हैं, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। तो परहेज़गार बनना अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है रोज़ों का। तो ये जहन में रखना चाहिए कि महज नमाज पढ़ लेना, कुरान की तलावत कर लेना काफ़ी नहीं है। इस चीज़ को जहन में रखें कि आप परहेज़गार बन रहे हैं, रोज़ के रोज़ परहेज़गार बनना। परहेज़गारी क्या है कि अल्लाह की कायम करदा हदों को, उसके करीब भी मत जाना, उसको तोड़ना नहीं। बेशक। तो वो हदें जो हैं वो हमें बताई गई हैं। हर अच्छा काम जो है वो इस्लाम के मुताबिक होता है, हर बुरा काम उसे इस्लाम मना करता है। तो हमें अच्छे काम करने रमज़ान में, अच्छे कामों में सदका खैरात इन दिनों बहुत ज़्यादा उसकी अहमियत और फजीलत है।
हम रोज़ा रखते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, इबादत करते हैं, गुड। इससे एक स्टेप आगे जाते हुए आपको उन लोगों की भूख का ख्याल रखना चाहिए। ये प्रैक्टिस है। इस 1 महीने की प्रैक्टिस से आप इतने परहेजगार बन जाएं कि आपके अगले 11 माह जो हैं वो अच्छे गुजरने चाहिए। अगर तो इस रूह को समझ जाए कोई शख्स कि रोज़े फ़र्ज़ क्यों किए गए हैं, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, तो परहेजगारी को नहीं भूलना। परहेजगार बनना ये अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, इसको कभी नहीं भूलना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा सदका खैरात करनी चाहिए और लोगों के काम आना चाहिए। जहन को मुस्बत बनाना चाहिए। बुराई से बचने की बाकायदा प्रैक्टिस करनी चाहिए। और जब आप इसकी रूह को समझते हुए रमज़ान का 1 महीना रोज़े रख लेते हैं, इबादत कर लेते हैं और परहेजगारी में से गुजरते हैं, उस प्रोसेस में से कि जिसमें आप बुराई से नफ़रत करने लगें, नेकी से मोहब्बत होने लगे, तो वो फिर आपकी ऐसी शख्सियत 1 महीने में ऐसे सांचे में ढल जाएंगे कि आने वाले पूरे 10-11 महीने जो हैं वो आप फिर उसके असरात बाकी रहते हैं इंसान की शख्सियत पर। और बाज़ फिर साल बाद रमज़ान आएगा, फिर वही रौनकें, फिर वही बरकतें, फिर अल्लाह ताला की रहमतें वो इस तरह से फैलती हैं, इस तरह से नज़ूल होता है उनका कि अगला साल फिर उसी बरकतों और रहमतों के असर में गुजरता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस हवाले से भी बताइएगा, जब रमज़ान आता है कुछ घर ऐसे होते हैं कि वहाँ पे इफ्तार के टाइम 10-10 तरह के खानों से टेबल सजा होता है और कोई घर ऐसा भी होता है जहाँ पे एक खजूर भी खाने को नहीं होती और कई लोग तो फाके इस तरह से काट रहे होते हैं, फाका ऑलरेडी चल रहा होता है, उसके दौरान ही रोज़ा रख लेते हैं। हमें किस तरह से इन चीज़ों को कवर करना चाहिए? हमें भाईचारे का सबूत देना चाहिए, हमें अपनी आवाम के साथ अपने हमसायों के हकूक़ पूरे करने चाहिए, इंसानों के हकूक़ पूरे करने चाहिए। और इस दफ़ा कोरोना की वजह से तो ज़्यादा फ़र्ज़ बनता है हमारा कि दुखी इंसानियत के साथ खड़े हों। क्या कहेंगे इस वक्त? देखिए, ये जो बात हनान आपने कही है ये बहुत ज़रूरी है, इस पे अमल दरामद करना। ये ना सिर्फ रमज़ान में बल्कि बाकी पूरे साल में भी इंसान को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि अल्लाह ताला ने अगर आपको इतना नवाजा है कि आपकी टेबल पे 10-12 डिशें होती हैं, तो इनमें से कुछ बचा के जो आपकी ज़रूरत, जो आपकी सेहत के लिए ठीक हैं वो तो रखें, बाकी को मिनिमाइज़ कर दें। देखें, खाना ज़िंदा रहने के लिए चाहिए, ना कि ज़िंदा रहने के लिए, ना कि खाने के लिए बंदा ज़िंदा रहे। ठीक है, अच्छी चीज़ें खाएं, थोड़ी खाएं, थोड़ा खाना कम खाना वैसे ही इबादत है, लेकिन तो आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है। रोज़ों में वैसे ही बसियार खोड़ी शुरू हो जाती है ना। हाँ। मतलब अफ्तार के टाइम इतना खा लेते हैं कि सहरी तक खाने की गुंजाइश नहीं बचती। हाँ, लेकिन असूलन आप ये सेहत के असूलों के भी खिलाफ है। बिल्कुल। शरई लिहाज से भी आप जब असराफ करते हैं तो वो इसराफ से मना किया गया, ये शैतानी अमल करार दिया गया। यानी जितनी आपको ज़रूरत है उतना ही खाना चाहिए। अच्छा खाएं लेकिन सिलेक्टेड खाएं और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा जो आपके पास हो वो फिर उनको दे दें जिनका वो हक़ है। हक़ किन का होता है कि जो आपके अजीज़ व अकारब हैं, हमसाए हैं और फिर मोहल्लेदार हैं। यूँ सिलसिला बढ़ता है दर्जा बदर्जा आगे की तरफ। तो ज़रूरी है आपको जो तस्कीन इस अमल से मिलनी है, किसी दूसरे के काम आके जो सवाब इससे मिलना है, वो इसका दुनिया में आप अंदाज़ा तसव्वुर नहीं कर सकते कि किसी को खाना खिलाने की अहमियत कितनी ज़्यादा है। ये सूफिया का तरीका है। तो ये उनका तो मुसलसल ये वजीफ़ा था उनका कि वो जो उनके पास होता था वो उनका नहीं होता था। बिल्कुल, क्या बात है, खूबसूरत बात की सर। लोगों के लिए कभी खुद भूखे रह लिया, कोई आया उसको दे दिया। अगर हमने लर्न करना है कुछ तो फिर हमें ये सारी चीज़ें, खूबसूरत बातें, खूबसूरत रवायात, खूबसूरत जो सीरत से मिलती हैं हमें, अहले बैत सहाबा कराम की सीरत से मिलती हैं, इनको फरामोश नहीं करना चाहिए, इन पर अमल करना चाहिए। अगर हम ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खंदक खोद रहे थे तो पेड़ पे पत्थर बांधा था, खुद हम 2-3 किलो गोश्त खा के ये वाक़या बयान कर रहे हों तो हमें थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। परहेज़गारी हम में आनी चाहिए। इस्लाम परहेज़गारी का दर्स देता है, अल्लाह बंदे से परहेज़गार होने का तवक्को करता है, मुतालबा करता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप अच्छा खाएं, थोड़ा खाएं और बाकी जो अपनी ज़रूरत से ज़्यादा है अपने फिर जो करीबी हैं उनमें और हमसायों में और फिर जो गुरबा मसाकीन हैं
उनको दे दें। बिल्कुल, आपने सर सबसे शो की खूबसूरत बात जो है वो ये कही है कि अपने पेट पे उन्होंने पत्थर बांधे और हम उन्हीं का दर्स अगर दें, ज़्यादा खाने के बाद उनका दर्स दें तो ये गलत होगा। इसलिए हमें ख्याल रखना चाहिए हमसायों का भी, गरीबों का भी। खासकर सफ़ेद पोश लोग आजकल देखने को नहीं मिलते क्योंकि फ़ोटो सेशन से वो डरते हैं। फ़ोटो सेशन का अमल जो है वो राशन का बड़ा शुरू हो गया है। और एक और चीज़ देखने को मिल रही है, दिहाड़ीदार बहुत सारे लोग शुरू हो गए हैं। यानी एक शख्स खुद राशन लेने अगर बाहर निकलता है तो 10 लोग बांट रहे हैं तो वो 10 से ही ले जाता है। लेकिन एक वो शख्स जो मांगने से भी घबराता है, घर में बैठा रहता है, एक वक्त की रोटी नहीं उसको मिल पाती, उसके हवाले से क्या कहेंगे? मुझे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाक़या याद आ गया। उन्होंने एक भिखारी को देखा, उसने बहुत सारा आटा लादा हुआ था अपने कंधों पे, बहुत सारा। उन्होंने वो उतरवाया और एक रवायत जो हमने पढ़ी है सुनी, और उसको बांट दिया और उससे कहा कि मतलब मफ़हूम उसका ये है कि ये तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है कि इस तरह तुम मांग कर इस तरह इस ज़ख़ीरा इतने बड़ी तादाद में, इतनी बड़ी मिकदार में जमा करते फिरो। मांगना तो ज़रूरत के तहत होता है ना। आज भी देखें, अगर कोई ये कर रहा है इधर से भी राशन ले लो, उधर से भी ले लो, उधर से भी ले लो, तो ये बहुत गलत है। आपको अगर मजबूरन लेना पड़ रहा है तो फिर ज़रूरत के तहत लेना चाहिए। इस वक्त हर शख्स ज़रूरतमंद बनता जा रहा है क्योंकि एक बहरानी सी कैफियत है, तो उसमें ज़रूरी है कि आप उतना ही लें जितना ही आपको ज़रूरत है, बाकी दूसरे किसी ज़रूरतमंद के लिए छोड़ दें। ये उनके एंड पे बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। जो फ़ोटो सेशन की आपने बात की, वो मैं समझता हूँ कि इंतहाई बहुत आजकल सोशल मीडिया पे शेयर भी बड़े प्यारे प्यारे आए हुए हैं कि वो फ़ोटो के डर से मर गया, इस तरह का है कि यार खुदा का खौफ खाओ। इस्लाम में ये इसमें ज़रूर है कि आप अगर इस नीयत से देते हैं कि बाकियों को तरगीब मिले, अच्छी बात, उनके चेहरे दिखाना तो ज़रूरी नहीं ना। आप अपनी फ़ोटो बनवानी है तो बना लें अकेले, जी ये सामान पड़ा है, मैं खड़ा हूँ, मैं दे रहा हूँ, इस हद तक तो हम बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन जिसको दिया जा रहा है अगर उनको भी दिखाना है, एक्सपोज करना है, तो ये उस नेकी की रूह के खिलाफ है। बिल्कुल, आप ठीक फरमा रहे हैं सर। बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त से आज शो के अंदर हमें वक्त दिया। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह फिर होगी मुलाकात। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर है।